हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आप लोगों की बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो यूपी की आंसर कीज आई हैं सीएचओ की वो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाए। मैंने ओनली 1 पेपर बस अपलोड किया था क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सभी ने ऑफिशियल आंसर कीज देख ली थी, लेकिन 4 पेपर हैं तो चारों पेपर किसी एक पर्सन के पास है जो अरेंज नहीं हो पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोगों ने एक पेपर आपका एक शिफ्ट में हुआ तो दूसरे का आप नहीं देख पा रहे, या फिर जो 4 तारीख को पेपर दे के आए वो 7 का नहीं देख पा रहे, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पूरे पेपर्स हैं जो एक बार सॉल्व करवा दीजिए। तो आप लोग ऑलरेडी जिनको ऑब्जेक्शन लगाना था, आई थिंक लास्ट डेट है कल ही है जो निकल गई है, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया भी है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग जिन्होंने भी पेपर सेंड किए थे तो पेपर हिंदी मोड में थे, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किए थे क्योंकि हिंदी समझना उतना इजी सबको नहीं हो पा रहा था। बट जितने भी पेपर इंग्लिश फॉर्मेट में आए हैं तो वो पेपर हम हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओनली 1 पेपर बस अभी तक मैंने आपको सॉल्व करवाया था, तो ये सभी ऑफिशियल पेपर होंगे, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। जैसा मैं आप सभी को कहती हूँ कि जब भी ऑफिशियल पेपर आता है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 सितंबर का पेपर है, 4 और 7 2 दिन पेपर हुआ था। अभी ऑफिशियल कट ऑफ अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग और जो पेपर का फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग मुझे इतना भरोसा है कि कट ऑफ है जो ज़्यादा नहीं जाएगी। मे भी हो सकता है 65 से नीचे ही रहे सभी की कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर 4 सितंबर का पेपर है सुबह की शिफ्ट का, 8:30 से 10:30 बजे वाली शिफ्ट का। एक और है जो 12:30 बजे से हुआ था 2:30 बजे तक। तो ये सभी शिफ्ट के पेपर मेरे पास ऑलरेडी 4 पेपर अवेलेबल हैं, तो वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन आया था मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का, तो जैसा अभी तक पहले यूपी में पेपर होते आ रहा है उसके अपोजिट में पेपर आया था। जीके जीएस उतना हार्ड नहीं आया था, लेकिन नर्सिंग है जो सभी को टफ लगी। तो चलिए देखते हैं कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। द फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस आर। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की सिचुएशन है इसमें क्या चेंज होंगे। लो यूरेथ्रल पेरिस्टाल्सिस ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल एंड कंप्रेशन ऑफ द राइट यूरेटर, और यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की सिचुएशन है, क्या है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की सिचुएशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जनरली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में। अब यहाँ पर यदि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा, पेन तो होगा ही साथ में, लेकिन लोअर यूरेथ्रल पेरिस्टाल्सिस किसके कारण होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का लेवल है जो कैसा है, हाई है, और इसके कारण कंप्रेशन कहाँ पर होगा, राइट यूरेटर में होगा। तो यहाँ पर कहा है द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कौन से चेंजेस हैं जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के लिए और ज़्यादा वर्स्ट करने का काम करेगा, तो वो होगा यहाँ पर लो यूरेथ्रल पेरिस्टाल्सिस ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन लेवल एंड कंप्रेशन ऑफ द राइट यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर, Which of the following diagnostic method is to be avoided in a pregnant woman with cervical carcinoma। आप क्वेश्चन देखिए, लेडी प्रेग्नेंट है उसको साथ में सर्वाइकल कार्सिनोमा भी है, तो कौन सा टेस्ट यहाँ पे अवॉइड करवाया जाएगा, सीटी स्कैन, बायोप्सी, एमआरआई या फिर सिग्मोइडोस्कोप। प्रेग्नेंट वूमेन में क्यों नहीं करवाया जाएगा सर्वाइकल कैंसर कार्सिनोमा में, क्योंकि अकॉर्डिंग जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग एमआरआई का तो अभी तक उतना पता नहीं चला है कि जो यूट्रस में बेबी है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्क होगा, लेकिन सीटी स्कैन में जो रेडिएशन जाएंगे वो बेबी को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे, इसीलिए प्रेगनेंसी में क्या किया जाता है, सीटी स्कैन को अवॉइड किया जाएगा। और जब सर्वाइकल कार्सिनोमा है तो इस केस में भी, तो ऐसे केस में प्रेग्नेंट वूमेन में यदि सर्वाइकल कार्सिनोमा में या फिर नॉर्मली बात की जाती है तो सीटी स्कैन को अवॉइड किया जाएगा। बाकी बायोप्सी की जा सकती है, एमआरआई की जा सकती है, सेगमेंट कोलोन को है जो विजुलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अपगार स्कोरिंग आर स्टैंड फॉर, तो आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट, बच्चा कितने प्रॉपर तरीके से क्राई कर रहा है जिससे पता चलेगा कि वो रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या है, कितनी मेहनत लगा पा रहा है, तो ये आर का मतलब है यहाँ पर रेस्पिरेटरी एफर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर
एक माँ को कब्ज की रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के बाद नर्स उस समय आगे की शिक्षण की आवश्यकता की पहचान करती है जब माँ कहती है कि कब्ज यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को हो रही है, एक लेडी प्रेग्नेंट है, तो एज अ नर्स आप क्या करते हैं, उसको सभी चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब पेशेंट आपसे आपको कहेगा कि ये चीज़ें जो हम आयरन की टैबलेट ले रहे हैं इसके कारण हो रही हैं या फिर मैं ये चीज़ें बंद कर दूं, तो इस केस में आपको क्या करना है, इंटरफेयर करना है। तो यहाँ पर यही कहा है कि एज अ नर्स यदि पेशेंट आपकी कहती है कि मैं आयरन की टैबलेट ले रही हूँ, हो सकता है उससे मुझे कब्ज हो रहा हो, तो मैं इनको बंद कर देती हूँ, तब आपको इंटरफेयर करना है। और यहाँ पर है कब्ज आंत के संचलन के धीमा और बढ़ते गर्भाशय से पड़ने वाले दबाव के कारण हुआ है। जो आपको गैस बन रही है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूट्रस की साइज है जो बढ़ेगी, इसलिए भी। एनीमा के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि यह प्रसव शुरू कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नियमित रूप से आंत्र खाली करना कब्ज के निवारण में मदद करता है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, लेकिन वो लेडी आपको एज अ नर्स जब कुछ कहना है, जब वो कहती है कि जो मैं आयरन की टैबलेट्स ले रही हूँ यदि इनको स्टॉप कर दूँगी तो ये जो गैस बन रही है मुझे नहीं बनेगी, तो ऐसे केस में आपको इंटरफियर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेंटेनिंग ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेशन। तो ब्रेस्ट मिल्क के सीक्रेशन के लेके सही पॉइंट क्या नहीं है। बेबी सकलिंग ऑन ब्रेस्ट, बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा ब्रेस्ट में उतना ज़्यादा आपको मिल्क बन के आएगा। पीरियोडिक ब्रेस्ट फीडिंग टू रिलीव द मिल्क प्रेशर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है आपका। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद करेक्ट अटैचमेंट, तो बेबी का जो करेक्ट अटैचमेंट साइन भी आपको आते हैं, जो 4 साइन होते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन टाइट कंप्रेशन बैंडेज, ये मिल्क सीक्रेशन को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इवन जब जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको लूज कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर टाइट कंप्रेसिव बैंडेज हमें यूज़ नहीं करना है ब्रेस्ट मिल्क के सीक्रेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है जो मेजर किया जाता है कि AFI कितने सेंटीमीटर है, तो वो चेक होगा अल्ट्रासोनोग्राफी से और USG से। कम है तो ओलिगोहाइड्रोमनियस, ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्यूरिंग फीटल लाइफ a short muscular vessel that connects the pulmonary trunk to the aorta is called, तो फीटल लाइफ में शॉर्ट मस्कुलर वेसल है जो पल्मोनरी ट्रंक को आउटा से कनेक्ट करने का काम करती है, वो क्या है, तो वो डक्टस आर्टरियोसस। क्या है, डक्टस आर्टरियोसस। गायनेकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीरिक्विसाइट फॉर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो यहाँ पर कौन सा जो फेवरेबल पॉइंट नहीं है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के लिए। टोन ऑफ द एब्डोमिनल मसल, एफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फेवरेबल शेप एट द मिड पेल्विस लाइन या फिर वेल फ्लेक्स्ड हेड। तो यहाँ पर नहीं है, कहा प्री रिक्विसाइट नहीं है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के लिए, तो वो है यहाँ पर टोन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर परिवार नियोजन पहल के आयोजन पर आधार है। फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा रजिस्टर होना चाहिए। अंतर गर्भाशयी निरोधक रजिस्टर, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन रजिस्टर, 5 वर्ष से कम आयु का रजिस्टर या फिर पात्र युगल रजिस्टर। मतलब है यहाँ पर फर्टाइल एज ग्रुप का रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर है जो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए होना जरूरी है, तो वो है यहाँ पर पात्र युगल रजिस्टर। इसका मतलब है यहाँ पर फर्टाइल एज ग्रुप के कपल, कौन से, फर्टाइल एज ग्रुप कपल का रजिस्टर है जो परिवार नियोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूज गाइडलाइन ऑन द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम इन। तो NDMA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक इंसिडेंट के लिए अपना एक रूल्स लाया था, गाइडलाइंस लाई थी। वो कब लाई थी, जुलाई 2010 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड रिवाइज 2012 हाउ मेनी बेड शुड बी अवेलेबल एट अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो एक CHC में कितने बेड होना चाहिए, तो एक CHC में IPHS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टोटल 30 बेड होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉन्टेक्स टेस्ट को करने के लिए कौन सी तकनीक सही है। मॉन्टेक्स टेस्ट में PPD इंसाइट किया जाता है, ट्यूबरकुल टेस्ट भी इसको हम कहते हैं।
तो पीपीडी इंट्राडर्मल रूट से क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर है सुई डालते समय त्वचा को पिंच करें, सुई और सिरिंज को रोगी की त्वचा के लगभग समांतर पकड़ें, या फिर दवा का इंजेक्शन लगाने से पहले चूसण उपयोग करें, मतलब सक करें। दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद उस जगह की मालिश करें। फर्स्ट थिंग, जब भी जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनके लगाने के बाद आपको मसाज नहीं करनी है, ओनली वेट एंड वॉच करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर माउंटेक्स टेस्ट के लिए जो पीपीडी इंसर्ट किया जाता है, प्रोटीन के डेरिवेटिव इंसर्ट किए जाते हैं, वो हमेशा इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सुई और सिरिंज को रोगी की त्वचा के लगभग समांतर पकड़ें। नेक्स्ट है यहाँ पर चैंडलर इंडेक्स इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड एंडेमिक इंडेक्स इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। तो चैंडलर इंडेक्स यूज किया जाता है हुकवॉर्म के लिए, किसके लिए, हुकवॉर्म के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में प्रोवाइड की जाती हैं वो कहलाती है सेकेंडरी लेवल की सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट भी आपका होगा, डायग्नोज भी की जाएगी डिसीज। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाएंगे, सेकेंडरी पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ जाएंगे, टर्सरी लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर। तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का क्वेश्चन है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसंट्रेटेड एट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इन सिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड यूजर्स इंटरफेस फॉर एसेंशियल सर्विसेज, या फिर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट फॉर दोज हु कैन पे एट द कॉस्ट ऑफ पुअर। तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक एग्जाम्पल पूछा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें हर एक के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम अवेलेबल होगा, जो एज ग्रुप यहाँ पर फॉलो किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हु आइडेंटिफाइड द 7 मेजर फैमिली स्ट्रेंथ दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर फैमिली फंक्शनिंग एंड कोपिंग विथ क्राइसिस। तो यहाँ पर 7 मेजर फैमिली स्ट्रेंथ कौन सी है जो फैमिली फंक्शनिंग और कोपिंग क्राइसिस के लिए लाई गई थी, वो ये किसने दी थी? तो ये दी थी ऑल्सन एंड बार्नेस ने 1983 में। किसने? ऑल्सन एंड बार्नेस ने 1983 में। नेक्स्ट आया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन चिल्ड्रन इज इनकरेक्ट। मतलब बच्चे को रिस्ट्रेंट करना है तो कौन सा पॉइंट सही नहीं है? They should be tied to bed rails. They should not be too tight or too loose. They should not impede circulation. The purpose of restraint to help in physical examination. तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, जब उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तब आप उनको रिस्ट्रेंट कर सकते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सही चेक कर सकें आप। उनके सर्कुलेशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इतना आपको उनको रिस्ट्रेंट करना है, न तो उनको ज़्यादा लूज ना ही ज़्यादा टाइट बांधना है। लेकिन यहाँ पर कहा है दे शुड बी टाइट टू बेड रेस्ट, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये हमारे एथिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर बच्चों को ना हमें ज़्यादा टाइट बांधना है ना ज़्यादा लूज बांधना है, उनका सर्कुलेशन इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए पर्पज़ से ही आप उनको रिस्ट्रेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बांध। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात उपदंश का देर से प्रकट होना है? तो यहाँ पर जन्मजात है, मतलब आपको कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कौन सा हो सकता है? पीलिया, सैडल नोज, रक्तअल्पता मतलब एनीमिया, म्यूकोटेनियस रेसिस। तो ये आपको पीलिया बाद में होगा, एनीमिया होगा और म्यूकोक्यूटेनियस रेसिस होंगे बाद में। लेकिन जन्मजात का मतलब है कंजेनाइटल। क्या है? कंजेनाइटल। तो ये होगा सैडल नोज। अब सैडल नोज में होगा जेनेटिक होगा, कंजेनाइटल होगा। इसका मतलब होता है कि जो नेजल ब्रिज है या तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स रहेगा या फिर नेजल हाइट है जो बहुत कम रहेगी, जो नॉर्मली कहते हैं कि चपटी नाक जिसको हम कहेंगे, हम लोग के यहाँ लोकल लैंग्वेज में ही बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं। तो यहाँ पर जो नेजल ब्रिज है वो क्या रहेगा? बिल्कुल अंदर को रहेगा, तो ये कहलाता है सैडल नोज। और ये आपको एज अ बर्थ से ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपकी बचपन में नाक सीधी है लेकिन बड़े होते होते आपकी नाक नीचे की तरफ झुक जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइसेस रिलेटेड टू ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। तो ऑक्सीजन हुड, नेजल प्रॉन्ग्स, वेंचुरा मास्क, ये तीनों यूज़ किए जाएंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए। नेजल स्पेकुलम है जो
विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है नोज के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला एक्सेप्ट। तो सभी ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला के क्या है? साइन है, किसी एक को छोड़कर। साइनोसिस होगा, चोकिंग होगा, कफिंग होगा ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला में। लेकिन जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी? तो वो होगी यहाँ पर चेस्ट पेन। क्या होगा? चेस्ट पेन। ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला में क्या होगा? ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में अब एक एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें साइनोसिस होगा, चोकिंग होगी, खांसी आएगी। इसके अब फिर अलग अलग टाइप भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब फिस्टुला होगा ट्रैकिया और जो यहाँ पर ईसोफेगस इनके बीच में, तो यहाँ पर इसके साइन में आपको साइनोसिस होगा, चोकिंग देखने को मिलेगी, कफिंग होगा, लेकिन चेस्ट पेन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, आप एक नर्स हैं जो NICU डिजाइन करने के लिए अस्पताल की टीम के साथ काम कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा NICU में हाथ धोने की सुविधा के संबंध में अनुशंसित नहीं है? अनुशंसित का मतलब है सही नहीं है। यहाँ पर स्प्लैशिंग के कारण हुए पानी को अवशोषित करने के लिए सिंक के आसपास शोषक दीवार सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। बाकी हाथ धोने के सिंक स्प्लैशिंग नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बड़े होने चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप डिजाइन करवा रहे हैं जब NICU, तो जहाँ आप सिंक में हाथ धोंगे वो बड़ा होना चाहिए, जिससे पानी आप वहाँ पर हैंड वॉश करें तो एक जगह इकट्ठा ना हो। हाथ सुखाने के लिए भी वहाँ पर कुछ होना चाहिए, और प्रत्येक शिशु बेड हस्तमुख हाथ धोने के केंद्र के 20 फीट के भीतर होना चाहिए। मतलब जो NICU है वहाँ पर आपको एटलीस्ट 20 फीट की डिस्टेंस पे आपके पास सिंक होना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट किया जाता है RS आइसो इम्यूनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड आउटकम्स आफ्टर गुड कोलोस्टोमी केयर एक्सेप्ट। गुड कोलोस्टोमी केयर हुई है, इससे सब चीज़ें सही है, मतलब आपकी जो कोलोस्टोमी हुई है उसके बाद आपकी केयर सही की गई है। दैट मीन्स मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टोमल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, पर पेरिस्टोनल स्किन रिमेनिंग इंटैक्ट होगी, जहाँ पर वो कट लगा है वो इंटैक्ट होगी। यहाँ पर स्टोमा रिमेनिंग रेड और पिंक, तो ये भी सही होगा। लेकिन अप्लायंस लीकेज, यदि लीकेज देखने को मिल रहा है दैट मीन्स आपकी सर्जरी प्रॉपर नहीं हुई है, केयर आपकी प्रॉपर नहीं हो पाई है। नेक्स्ट वन है स्पेसिमेन कलेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो लेबल करना चाहिए कि किसी और का स्पेसिमेन आपने कल्चर कलेक्ट किया, मेरा सैंपल लिया ब्लड का मेरा, और वहाँ पर यदि आपने प्रॉपर लेबलिंग नहीं की तो वो रिपोर्ट किसी और को थमा दी, पता चला उसको कुछ और निकल आया। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्टिंग द नेक्स्ट डे। उसी दिन जब आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो लैब में उसी दिन तुरंत उन स्पेसिमेन को, चाहे यदि जो भी उनके क्राइटेरिया हैं फ्रीज करने के, डीप फ्रीजर में रखने के, वो करना है, आपको हैंड वॉश करना है। कलेक्टिंग द एडिक्वेट वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि 5 ml ब्लड की ज़रूरत है आप 2 ml निकाल लें फिर 10 ml निकाल लें। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट करके आपका क्वेश्चन वो होगा ट्रांसपोर्टिंग द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वन MSN का फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज सीन इन। तो सबसे ज़्यादा फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है? तो वो होता है इंट्रासेल्युलर स्पेस में। कहाँ पर? इंट्रासेल्युलर स्पेस में। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द प्लूरल स्पेस इज नोन एज। तो प्लूरल स्पेस में जहाँ पर लंग्स है, यदि वहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हीमोथोरेक्स। क्या कहलाएगा? हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो हमने पढ़ा था लास्ट में ही। तो पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग देखने को मिलती है जब फ्लेयर चेस्ट हो, फ्रैक्चर के कारण जो फ्लोट हो रही है चेस्ट, उसमें देखने को मिलेगी, ये कहलाती है फ्लेयर चेस्ट। और पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग इसी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर वृक्क की पथरी में स्ट्रॉइट स्टोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व निर्धारण कारक है? जो किडनी में जो पथरी जमती है, जो स्टोन का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉइट स्टोन है यहाँ पर, तो कौन सा है जो यहाँ पर एक कारण हो सकता है? तो होगा UTI, बार बार UTI का होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनस टैकीकार्डिया। तो साइनस टैकीकार्डिया का यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं है? P wave to QR X complex ratio is 1/1।
Ventricular and atrial rate and rhythm is greater than 100 beats per minute in the adult, which is regular. P wave normal and consistent shape, always in front of QRS, but may be varied in the preceding T wave. तो यहाँ पर साइनस टैकीकार्डिया में सब साइन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो PR इंटरवल है 0.20 से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट आया था यहाँ पर, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट हु हैज़ बीन एडमिटेड विद द diagnosis of an obstruction in the small intestine. The nurse understands that feature of strangulation and perforation develops rapidly in case of. तो यहाँ पर strangulation और perforation किस केस में ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होंगे? तो होगा क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन में strangulation भी होगा, perforation भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइपोनेट्रेमिया का खतरा है, मतलब कॉम्प्लिकेशन है हाइपोनेट्रेमिया के कारण। तो वो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, यहाँ पर नाम दिया है सेयाद, इसका मतलब है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स इन क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ने का क्या रीज़न है? हाइपर इंसुलिनेमिया या फिर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या फिर डायबिटिक गैस्ट्रोपायरेसिस। तो जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का पेशेंट है इनमें ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। इवन जो हार्ट के पेशेंट हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। तो इसका मेन रीज़न होता है हाइपर इंसुलिनेमिया। क्या होगा? हाइपर इंसुलिनेमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, बच्चे को कृमि मुक्त बंद करने की बारंबारता के बारे में माँ को क्या सलाह दी जाती है? तो जो कृमिनाशक दवा है कब दी जाती है? एवरी 6 मंथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोन एज रेफरेंस प्रोटीन ड्यू टू द बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी। तो यहाँ पर कौन सा रेफरेंस प्रोटीन है जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू और डाइजेस्टिबिलिटी ठीक है? फिश से मिलने वाला, रेड मीट, पल्सेस या फिर एग से मिलने वाला? तो ये एग प्रोटीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड ल्यूसीन। नेक्स्ट वन था यहाँ पर आपको पेलाग्रा। तो पेलाग्रा के 3 सिम्टम है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। लास्ट यदि 4 पूछे तो होता है डेथ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉपर लिसनिंग होना चाहिए। आप सामने वाला बोल रहा है तो अच्छे से सुनना भी है, आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है, लेकिन एम्बिग्यूटी है जो यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि आप जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बार आपको समझाना है, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? या तो हम इसको अनसर्टेनिटी कहेंगे या फिर ऐसी लैंग्वेज आप अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इग्नोरेंस इज ब्लिस परिवर्तन मॉडल के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इग्नोरेंस इज ब्लिस आएगा, जो मॉडल है तो कुछ में आएगा प्री कंटेम्पलेशन में या फिर पूर्व चिंतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन हेल्थ एज हाई एल्टीट्यूड। तो जो लोग बहुत ऊंचाई पे जाते हैं उनके लिए क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट या फिर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, उनके लिए क्या होता है? कभी कभी नाक से ब्लड आने लगता है। क्यों? क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, तो वो क्या होगा? सांस लेने के कारण इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में कौन सा मेजर सबसे सही तरीके से काम करेगा? सेक्स रेशियो का मतलब होता है जो पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलैक्सिंग नॉर्म्स ऑफ अबॉर्शन, इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन या फिर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा कि जब पता ही नहीं चलेगा कि जो होने वाला बच्चा है वो बेबी है या लड़का है या लड़की है, तो इससे आप अबॉर्शन है जो नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए यही चीज़ है जो बेस्ट होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक किशोर महिला में कौन सी विशेषता कभी कभी
खंडिक मनस्कता के पूर्व रूप चरण से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक लेडी है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि और एक कौन सी चीज़ है जो उसके लिए हमेशा लगेगा कि इसको मेंटली थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है, तो वो है कि हमेशा उसको डर रहेगा कि दूसरा कोई उसका सामान चोरी ना कर ले। क्या है? दूसरा कोई उसका सामान चोरी ना कर ले। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंगल जीन न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम दैट कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन इज कॉल्ड। सिंगल जीन न्यूरोक्यूटेनियस जो सिंड्रोम है ये क्या जो मेंटल रिटार्डेशन का कारण हो सकता है, तो वो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। क्या होगा? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नॉट अ मेटाबॉलिक कॉज ऑफ डेलीरियम। तो मेटाबॉलिक कॉज का मतलब है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिस्टर्ब होना, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जो आपके इंटरनल बॉडी से रिलेट करते हुए जो आपको डिस्टर्ब करेगा मेटाबोलाइजेशन को, एनाबॉलिक रिएक्शन को, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? हाई इंसुलिन सेंसिटिविटी। नेक्स्ट वन, द नर्स इवैल्यूएट द पेशेंट फॉर रीप्लानिंग द केयर प्लान। द पेशेंट हैज इम्पेयरमेंट इन द एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म। तो यहाँ पर पेशेंट का आप केयर प्लान बनाते हैं, पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है, जो आपने उसको नई चीज़ बताई है, पहले का उसको सब समझ में आया लेकिन अभी जो बताया कुछ समझ में नहीं आया, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो ये क्या है? ग्लोबल एमनेसिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, फिर एंट्रोग्रेड एमनेसिया। तो ये है एंट्रोग्रेड एमनेसिया, क्योंकि उसको पहले आपने क्या किया कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन, मोस्ट साइकोडायनामिक थ्योरिटिस्ट बिलीव दैट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर सिम्टम आर कॉज्ड बाय। तो ये होते हैं रिप्रेशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से कट गया है, अवांछित होने की भावना व्यक्त करता है, अत्यधिक शर्म दिखाता है और उसे अस्वीकृत का डर है, तो उसे क्या कहा जाएगा? मतलब कि उस पर्सन को लग रहा है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, उसको लग रहा है लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अलगाव व्यक्ति विकार। क्या कहलाएगा? अलगाव व्यक्ति विकार। और इसका इंग्लिश फॉर्मेट पर्सनालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर है आपका ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है, लेकिन क्या है? अलगाव व्यक्ति विकार, जिसको दूसरों से क्या है ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एन आइडिया और थॉट दैट कंटिन्यूसली कम्स इनटू द माइंड एंड पर ऑक्यूपाइज अ पर्सन्स माइंड इज नोन एज। तो ये कहलाएगा कि आपके दिमाग में बार बार ये आइडिया आ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका ऑब्सेशन। लेकिन यदि आप वही काम बार बार करते हैं तो वो कहलाएगा कंपल्सन। जो आपने एक्ट किया है वो होगा कंपल्सन, लेकिन जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं बार बार वो कहलाएगा ऑब्सेशन। आपको लग रहा है बैठे बैठे कि गेट खुले हैं, आप लगा के आए हैं लेकिन आप बैठे बैठे लग रहा है कि गेट खुले हैं, मतलब वो क्या हो रहा है? आपको ऑब्सेशन आ रहा है। लेकिन आप जब जाके बार बार गेट फिर से क्लोज कराएंगे, लगे हुए गेट फिर से क्लोज करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कंपल्सन। नेक्स्ट वन, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एंड आइडियाज दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इज कॉल्ड। जो चीज़ एट प्रेजेंट नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन वो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट सेक्शन है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। तो नियासिन का प्रिकर्सर क्या है? तो वो ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वन, विच विटामिन डेफिशिएंसी सीन अमंग एल्कोहलिक्स। तो जो पेशेंट एल्कोहलिक्स वाले होते हैं उनमें विटामिन B6 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति ऑर्गेमोन मैक्सिकाना तेल के साथ मिलावटी खाद्य तेलों के उपयोग का परिणाम है? तो एपिडेमिक ड्रॉपसी, ये लास्ट टाइम भी आई थिंक आया था। ऑर्गेमोन मैक्सिकाना ऑयल यदि हम यूज़ करते हैं तो क्या होने की प्रॉब्लम हो सकती है? एपिडेमिक ड्रॉपसी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो विटामिन के। नेक्स्ट आया था आपको, व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पास। तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पास हुआ था 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट वन, 666 स्ट्रेटजी एसोसिएटेड विद विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये आपको मैंने पढ़ाई थी है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की स्ट्रेटजी। क्या है? एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की स्ट्रेटजी मैंने आपको पढ़ाई हुई थी।
जिसमें मैंने आपको WIFS, वीकली आयरन, फॉलिक एसिड और एनीमिया मुक्त भारत दोनों एक साथ पढ़ाया था, वही स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वन, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, तो वो क्या है, एंटेरोकाइनेज है जो हेल्प करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट एविडेंट ट्रेस मेटल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला मेटल है ह्यूमन बॉडी में वो है आयरन। क्या है? आयरन। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड का फर्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड हैव अवेयरनेस अबाउट द बेसिक केयर एंड हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी एंड हाउसकीपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ हाउसकीपिंग, तो एक नर्स को पता है प्रॉपर तरीके से कि इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना, मशीनरी कैसे हैंडल करनी, हाउसकीपिंग में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हाउसकीपिंग का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट, टू एसेस द सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ आइटम्स, या फिर टू प्रोक्योर और इंडेंट द इक्विपमेंट। अब यहाँ पर हाउसकीपिंग के लिए बस पूछा है, ना कि सभी के लिए। तो हाउसकीपिंग का मतलब होगा कि जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल और हाइजीनिक साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। नेक्स्ट वन, यदि कार्यालय में किसी कर्मचारी को अचानक बिजली का झटका लगता है, प्राथमिक चिकित्सा नर्स के रूप में आपकी पहली अनुक्रिया क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, यदि आपके यहाँ कार्य ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, आप हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी हो, यदि किसी को करंट लगता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पीड़ित को जगह पर छोड़ने का निर्देश देंगे, तो वो तो ऑलरेडी चिपका हुआ है, वो कैसे वहाँ से छूटेगा। हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, पीड़ित को खींचना, आप खुद जाके भी चिपक जाएंगे यदि आप उसके पास गए तो। आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा कि जो सूखी लकड़ी है, सूखी वुड है, क्योंकि उसमें करंट नहीं आएगा, तो वो आप यूज़ करके जो पर्सन है उसको बाहर की तरफ खींचने का काम कर सकते हैं। पीड़ित को खींचने के लिए सूखी लकड़ी की छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। रॉड आपको उठा के नहीं जाना उसको दूर करने के लिए, नहीं तो आप भी वहीं चिपक जाएंगे। नेक्स्ट वन, एक नर्स आपातकालीन विभाग में कार्यरत है, तत्काल प्रबंधन के लिए एक ही समय में 4 मरीज विभाग में प्रवेश करते हैं, समय नर्स को क्या करना चाहिए? दैट मीन्स इमरजेंसी यूनिट में आपकी यदि ड्यूटी चल रही है तो अचानक से 4 पेशेंट एक ही टाइम पे आते हैं, तब आप कैसे उनकी केयर करेंगे? एक एक करके। हॉस्पिटल में शांति बना के, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि हॉस्पिटल में यदि किसी का इमरजेंसी में मरीज आया वो शांत रहे। सभी को बुनियादी देखभाल देना है, या फिर ट्रायाज सिस्टम के केयर बनाए रखना। तो यहाँ पर बेस्ट होगा ट्रायाज सिस्टम की। फर्स्ट केयर किसको ज़रूरी है वो आप करके ट्रायाज के अकॉर्डिंग पेशेंट्स की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक नर्स नए भर्ती हुए मरीज के साथ बात कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी बातचीत तकनीक चिकित्सीय संबंध स्थापित करने में हस्तक्षेप कर सकती है? तो यहाँ पर नर्स पेशेंट रिलेशन की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर आपके जो रिलेशन है पेशेंट से उनको डिस्टर्ब कर सकती है? ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट करना, जो चीज़ आपने बताई उसको एक्सप्लेन करना, सूचना प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन देना, या फिर राय देना। आप अपनी राय किसी को भी नहीं थोप सकते हैं, ये चीज़ आपको नॉर्मल वे में भी पता है, तो वही चीज़ आपकी यहाँ भी चलेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे मानव अंगों, ऊतकों और शरीर के अंगों के लिए सबसे अच्छा संसाधन और निपटान विकल्प है? तो ये होता है, एक तो होता है इंसिनरेशन, या फिर होता है डीप कंपोस्टिंग। क्या होगा? इंसिनरेशन का मतलब है भस्मीकरण, या फिर बहुत ज़्यादा डीपली, क्योंकि मानव अंग हैं, ऊतक हैं, शरीर के अंग, उनको सबसे सही तरीके से जो डिकंटामिनेट किया जाएगा, एक तो होता है इंसिनरेशन, बर्न कर देना है, या फिर गहराई में गाड़ना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्स फर्स्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग द रूटीन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल? तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तब? प्रिपरेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट बेड विथ एन नेसेसरी आइटम, ये आपकी फर्स्ट चीज़ होगी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे पूछा है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग टू द फिजिशियन, ये आप बाद में करेंगे। एक्सप्लेन द रूटीन रूल्स रेगुलेशन, ये भी आप बाद में करेंगे। ड्रॉइंग ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट थिंग यदि पेशेंट एडमिट हुआ है तो जिस बेड पे एडमिट होने वाला है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट वन, पार्कलैंड फार्मूला यूज्ड फ्लूइड मैनेजमेंट ऑफ अ बर्न पेशेंट, तो इसमें 4 ml इंटू परसेंटेज और टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट है जो यूज़ करके यहाँ पे फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया में नर्सें भूमिका निभाती हैं। नर्स को अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया कब शुरू करना चाहिए? ये क्वेश्चन आता है। डिस्चार्ज आपको कब बनाना है पेशेंट का? जब हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट हुआ हो उसी टाइम उसका डिस्चार्ज भी बनाया जाता है। जिस क्षण कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तभी। नेक्स्ट वन है एनाटमी। तो एनाटमी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपनिंग दैट लेट्स लाइट इनटू द आई। तो क्या ओपन होगा जब आंखों से आपकी लाइट एंटर होकर जाएगी? तो वो होगा प्यूपिल। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉज एक्सटेंशन ऑफ फिंगर। तो एक्सटेंशन ऑफ फिंगर के लिए एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टोटल एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर गैस एक्सचेंज इन लंग्स इन अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ। तो जो यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है लंग्स में, एरिया है जो किसके बराबर होगा? हैंडबॉल कोर्ट के, टेनिस कोर्ट के, बैडमिंटन कोर्ट के या फिर बास्केटबॉल कोर्ट के। तो ये होता है टेनिस कोर्ट के बराबर। नेक्स्ट वन A single layer of flattened polygonal cells in contact with the basal lamina of epithelium is called। तो ये सिंगल फ्लैटेड लेयर की बात हो रही है, पॉलीगोनल सेल्स के साथ अटैच होगा तो यह स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। तो जो पीएच वैल्यू होती है यूरिन की एल्कलाइन भी होती है और एसिडिक भी होती है, तो 4.5 to 8 रहेगी। नेक्स्ट वन Which of the following are tough fibrous band of connective tissue that hold two bones together in a joint। जॉइंट में दो बोन्स को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है जो वो कहलाता है लिगामेंट। नेक्स्ट वन Which of the following cranial nerves is myelinated by oligodendrocytes। कौन सी cranial nerve है जो oligodendrocytes के थ्रू जुड़ी हुई रहेगी? तो वो है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑर्गन इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ C3 to C7 वर्टिब्रा एंड इज हेल्ड इनटू पोजीशन बाय मसल एंड लिगामेंट्स। तो C3 से C7 तक है जो कौन से ऑर्गन अटैच रहेंगे? तो वो है लैरिंग्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट तो आया था 1947 में। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पूछा कब आया था? 1947 में। रात की पाली में आप प्रति नर्स प्रति मरीज मिनटों में उपलब्ध अधिकतम नर्सिंग समय की गणना कैसे करेंगे? रात्रि पाली की अवधि नाइट शिफ्ट रोस्टर इंटू 60। रात्रि पाली प्रति नर्स मरीजों की संख्या क्या है इस चीज़ पे आपकी डिपेंड करेगी। फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट। सभी केस मैनेजमेंट प्रोसेस की क्या है? फेज हैं, स्टेप हैं। ट्रांजिशनल केयर होगी, स्ट्रेटिफाइंग रिस्क होगा, असिस्ट करेंगे, लेकिन एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक चिकित्सा विधिक मामले के बारे में गलत है? आप जब केयर करते हैं किसी पर्सन की तो उसको लेके यहाँ पे गलत पॉइंट क्या है? संदिग्ध या स्पष्ट यौन शोषण के मामले को चिकित्सा विविध मामला माना जाता है। चिकित्सा विधिक दस्तावेजों को 10 वर्षों के लिए सुरक्षित भी रखा जाना चाहिए। चिकित्सा विधिक मामलों की रिपोर्ट करते समय संक्षिप्तकारों और अधिलेखन से बचना चाहिए, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उपचार आरंभ करने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेना चाहिए। तो एक यहाँ पर यदि कोई आपको इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है तो यदि जब तक आप पूरी कानूनी फॉर्मेलिटी करेंगे जब तक पेशेंट है जो निकल लेगा, तो यहाँ पर वही पॉइंट आपका गलत होगा। नेक्स्ट वन विच कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड द पोजीशन दे होल्ड। तो यह ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो काम करवाया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज रिटेंशन इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिव वर्कफोर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जिस कॉलेज में मान लो चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए कि आपको कॉलेज में चाहिए आपको 5 लेक्चर लेने हैं। क्या है? 5 लेक्चर आपको लेने हैं, आपको इफेक्टिव वर्क प्लेस होना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल में आपको अपनी 8 घंटे ड्यूटी बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करना है, तो ये टेक्निक वहाँ पे अपनाई जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय ICN। तो ICN ने जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है नर्सिंग के वो कब अडॉप्ट किए थे? 1953 में। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट आइटम ऑफ नर्सिंग ऑडिट? वो है शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है नॉन नर्सिंग का। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको निकालना है गुणा भाग करके। दूसरा भी यहाँ पर वही है। तीसरे में आपको क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, यदि आंसर को ए ओ आओ खाओ लिखेंगे तो क्वेश्चन को उसी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ था कि जो पाइप है उनमें कितना पानी भरने में टाइम लगेगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिन्होंने आंसर की नहीं देखी है। यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना था। फिर था यहाँ पर अपनी बाजार विनिमय नीति के लिए प्रसिद्ध इनमें से किस शासक ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजारों की शुरुआत की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मार्केट का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर MNOPQRS ने हर यूनिट टेस्ट में पहली से छठी रैंक प्राप्त की। अब यहाँ पर रैंक निकाल के आपको बताना है कि 6th नंबर पर कौन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, रियल टाइम, एम्बेडेड है, प्री एम्पटेटिव नहीं है, OS प्री एम्पटेटिव नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा अमीनो एसिड डाई सल्फाइड बॉन्ड बना सकता है? तो ये सिस्टीन, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। नेक्स्ट वन है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है? वो है OS, बाकी सभी हार्डवेयर है। CPU है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, लेकिन OS इंटरनल है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसेंट निकालनी है आपको, तो वो निकल के आ रही है 2%। नेक्स्ट राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो 250। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि एक इनपुट उपकरण 2 भाग में डिवाइड होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट और दूसरा एक पेन वाला। तो कंप्यूटर एडेड का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है डिजिटाइजिंग टैबलेट में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रजिस्टर में हाल ही में प्राप्त वर्तमान निर्देश शामिल रहता है? तो वो था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट, तमिलनाडु राज्य और निम्नलिखित में से किस देश ने मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे के बीच है में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो ये बनाया है बीच में किसने? डेनमार्क ने। नेक्स्ट है डिजी लॉकर, मैंने आपको लास्ट टाइम जीके में पढ़ाया था। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक प्रमुख पहल लाई थी जिसमें लोगों के जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर तरीके से है जो भिजवा सकते हैं, तो डिजी लॉकर। तो ये था 4 सितंबर का पेपर। आई होप आप जो लोग पेपर दे के आए उनका पेपर बहुत अच्छा गया हो। आपकी ऑफिशियल कट ऑफ भी आ जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन कट ऑफ 65 से आगे नहीं जाएगी, बट फिर भी ऑफिशियल कट ऑफ का आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक। पर्सनालिटी बता रहा है, तो यहाँ पर है आपका ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही है, लेकिन क्या है अलगाव व्यक्ति विकार, जिसको दूसरों से क्या है ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर एन आइडिया और थॉट दैट कंटिन्यूसली कम्स इनटू द माइंड एंड पर ऑक्यूपाइज अ पर्सन्स माइंड इज नोन एज। तो ये कहलाएगा कि आपके दिमाग में बार बार ये आइडिया आ रहा है, तो वो कहलाएगा आपका ऑब्सेशन। लेकिन यदि आप वही काम बार बार करते हैं तो वो कहलाएगा कंपल्सन। जो आपने एक्ट किया है वो होगा कंपल्सन, लेकिन जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं बार बार वो कहलाएगा ऑब्सेशन। आपको लग रहा है बैठे बैठे कि गेट खुले हैं, आप लगा के आए हैं लेकिन आप बैठे बैठे लग रहा है कि गेट खुले हैं, मतलब वो क्या हो रहा है आपको ऑब्सेशन आ रहा है। लेकिन आप जब जाके बार बार गेट फिर से क्लोज कराएंगे, लगे हुए गेट फिर से क्लोज करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कंपल्सन। नेक्स्ट वन, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एंड आइडियाज दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इज कॉल्ड। जो चीज़ एट प्रेजेंट नहीं है लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन वो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट सेक्शन है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। तो नियासिन का प्रिकर्सर क्या है? तो वो ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वन,
विच विटामिन डेफिशिएंसी सीन अमंग एल्कोहलिक्स, तो जो पेशेंट एल्कोहलिक्स वाले होते हैं उनमें विटामिन B6 डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति ऑर्गेमोन मैक्सिकाना तेल के साथ मिलावटी खाद्य तेलों के उपयोग का परिणाम है? तो एपिडेमिक ड्रॉपसी, ये लास्ट टाइम भी आई थिंक आया था। ऑर्गेमोन मैक्सिकाना ऑयल यदि हम यूज़ करते हैं तो क्या होने की प्रॉब्लम हो सकती है? एपिडेमिक ड्रॉपसी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो विटामिन के। नेक्स्ट आया था आपको, व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पास, तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पास हुआ था 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट वन, 666 स्ट्रेटजी एसोसिएटेड विद विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर ये आपको मैंने पढ़ाई थी, है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की स्ट्रेटजी। क्या है? एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम की स्ट्रेटजी मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, जिसमें मैंने आपको WIFS वीकली आयरन फॉलिक एसिड और एनीमिया मुक्त भारत दोनों एक साथ पढ़ाया था, वही स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट वन, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, तो वो क्या है? एंटेरोकाइनेज है जो हेल्प करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच इज़ द मोस्ट एविडेंट ट्रेस मेटल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला मेटल है ह्यूमन बॉडी में वो है आयरन। क्या है? आयरन। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड का फर्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स शुड हैव अवेयरनेस अबाउट द बेसिक केयर एंड हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी एंड हाउसकीपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ हाउसकीपिंग, तो एक नर्स को पता है प्रॉपर तरीके से कि इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना, मशीनरी कैसे हैंडल करनी, हाउसकीपिंग में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हाउसकीपिंग का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड हाइजेनिक एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट, टू एसेस द सप्लाई एंड स्टोरेज ऑफ आइटम्स, या फिर टू प्रोक्योर और इंडेंट द इक्विपमेंट। अब यहाँ पर हाउसकीपिंग के लिए बस पूछा है, ना कि सभी के लिए। तो हाउसकीपिंग का मतलब होगा कि जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल और हाइजीनिक साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। नेक्स्ट वन, यदि कार्यालय में किसी कर्मचारी को अचानक बिजली का झटका लगता है, प्राथमिक चिकित्सा नर्स के रूप में आपकी पहली अनुक्रिया क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, यदि आपके यहाँ कार्य ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, आप हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी हो, यदि किसी को करंट लगता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पीड़ित को जगह पर छोड़ने का निर्देश देंगे, तो वो तो ऑलरेडी चिपका हुआ है, वो कैसे वहाँ से छूटेगा? हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, पीड़ित को खींचना, आप खुद जाके भी चिपक जाएंगे यदि आप उसके पास गए तो। आपका सबसे बेस्ट तरीका होगा कि जो सूखी लकड़ी है, सूखी वुड है, क्योंकि उसमें करंट नहीं आएगा, तो वो आप यूज़ करके जो पर्सन है उसको बाहर की तरफ खींचने का काम कर सकते हैं। पीड़ित को खींचने के लिए सूखी लकड़ी की छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। रॉड आपको उठा के नहीं जाना उसको दूर करने के लिए, नहीं तो आप भी वहीं चिपक जाएंगे। नेक्स्ट वन, एक नर्स आपातकालीन विभाग में कार्यरत है, तत्काल प्रबंधन के लिए एक ही समय में 4 मरीज विभाग में प्रवेश करते हैं, समय नर्स को क्या करना चाहिए? दैट मीन्स इमरजेंसी यूनिट में आपकी यदि ड्यूटी चल रही है तो अचानक से 4 पेशेंट एक ही टाइम पे आते हैं, तब आप कैसे उनकी केयर करेंगे? एक एक करके हॉस्पिटल में शांति बना के, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि हॉस्पिटल में यदि किसी का इमरजेंसी में मरीज आया वो शांत रहे। सभी को बुनियादी देखभाल देना है या फिर ट्रायज सिस्टम के केयर बनाए रखना। तो यहाँ पर बेस्ट होगा ट्रायज सिस्टम की फर्स्ट केयर किसको ज़रूरी है वो आप करके ट्रायज के अकॉर्डिंग पेशेंट्स की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक नर्स नए भर्ती हुए मरीज के साथ बात कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सी बातचीत तकनीक चिकित्सीय संबंध स्थापित करने में हस्तक्षेप कर सकती है? तो यहाँ पर नर्स पेशेंट रिलेशन की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर आपके जो रिलेशन है पेशेंट से उनको डिस्टर्ब कर सकती है? ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट करना, जो चीज़ आपने बताई उसको एक्सप्लेन करना, सूचना प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन देना या फिर राय देना। आप अपनी राय किसी को भी नहीं थोप सकते हैं, ये चीज़ आपको नॉर्मल वे में भी पता है, तो वही चीज़ आपकी यहाँ भी चलेगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शारीरिक अपशिष्ट जैसे मानव अंगों, ऊतकों और शरीर के अंगों के लिए सबसे अच्छा संसाधन और निपटान विकल्प है? तो ये होता है, एक तो होता है इंसिनरेशन या फिर होता है डीप कंपोस्टिंग। क्या होगा? इंसिनरेशन का मतलब है भस्मीकरण या फिर बहुत ज़्यादा डीपली
क्योंकि मानव अंग हैं, ऊतक हैं, शरीर के अंग, उनको सबसे सही तरीके से जो डिकंटामिनेट किया जाएगा, एक तो होता है इंसिनरेशन, बर्न कर देना है, या फिर गहराई में गाड़ना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स फर्स्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग द रूटीन एडमिशन ऑफ अ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तब? प्रिपरेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट बेड विथ एन नेसेसरी आइटम, ये आपकी फर्स्ट चीज़ होगी क्योंकि एडमिशन के टाइम पे पूछा है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग टू द फिजिशियन, ये आप बाद में करेंगे। एक्सप्लेन द रूटीन रूल्स रेगुलेशन, ये भी आप बाद में करेंगे। ड्रॉइंग ब्लड फॉर इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट थिंग यदि पेशेंट एडमिट हुआ है तो जिस बेड पे एडमिट होने वाला है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट वन, पार्कलैंड फार्मूला यूज्ड फ्लूइड मैनेजमेंट ऑफ अ बर्न पेशेंट, तो इसमें 4 ml इंटू परसेंटेज और टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट है जो यूज़ करके यहाँ पे फ्लूइड को एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया में नर्सें भूमिका निभाती हैं। नर्स को अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया कब शुरू करना चाहिए? ये क्वेश्चन आता है। डिस्चार्ज आपको कब बनाना है पेशेंट का? जब हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट हुआ हो उसी टाइम उसका डिस्चार्ज भी बनाया जाता है, जिस क्षण कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तभी। नेक्स्ट वन है एनाटमी, तो एनाटमी का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपनिंग दैट लेट्स लाइट इनटू द आई। तो क्या ओपन होगा जब आंखों से आपकी लाइट एंटर होकर जाएगी? तो वो होगा प्यूपिल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉज एक्सटेंशन ऑफ फिंगर, तो एक्सटेंशन ऑफ फिंगर के लिए एक्सटेंसर डिजिटोरियम मसल हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टोटल एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर गैस एक्सचेंज इन लंग्स इन अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ। तो जो यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है लंग्स में, एरिया है जो किसके बराबर होगा? हैंडबॉल कोर्ट के, टेनिस कोर्ट के, बैडमिंटन कोर्ट के या फिर बास्केटबॉल कोर्ट के, तो ये होता है टेनिस कोर्ट के बराबर। नेक्स्ट वन, a single layer of flattened polygonal cells in contact with the basal lamina of epithelium is called। तो ये सिंगल फ्लैटेड लेयर की बात हो रही है, पॉलीगोनल सेल्स के साथ अटैच होगा तो ये स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन, तो जो पीएच वैल्यू होती है यूरिन की एल्कलाइन भी होती है और एसिडिक भी होती है, तो 4.5 to 8 रहेगी। नेक्स्ट वन, which of the following are tough fibrous band of connective tissue that hold two bones together in a joint। जॉइंट में दो बोन्स को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है जो कहलाता है लिगामेंट। नेक्स्ट वन, which of the following cranial nerves is myelinated by oligodendrocytes। कौन सी cranial nerve है जो oligodendrocytes के थ्रू जुड़ी हुई रहेगी? तो वो है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑर्गन इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ C3 to C7 वर्टिब्रा एंड इज हेल्ड इनटू पोजीशन बाय मसल एंड लिगामेंट्स। तो C3 से C7 तक है जो कौन से ऑर्गन अटैच रहेंगे? तो वो है लैरिंग्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट तो आया था 1947 में। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट पूछा कब आया था? 1947 में। रात की पाली में आप प्रति नर्स प्रति मरीज मिनटों में उपलब्ध अधिकतम नर्सिंग समय की गणना कैसे करेंगे? रात्रि पाली की अवधि नाइट शिफ्ट रोस्टर इंटू 60, रात्रि पाली प्रति नर्स मरीजों की संख्या क्या है इस चीज़ पे आपकी डिपेंड करेगी। फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट, सभी केस मैनेजमेंट प्रोसेस की क्या है? फेज हैं, स्टेप हैं। ट्रांजिशनल केयर होगी, स्ट्रेटिफाइंग रिस्क होगा, असिस्ट करेंगे, लेकिन एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक चिकित्सा विधिक मामले के बारे में गलत है? आप जब केयर करते हैं किसी पर्सन की तो उसको लेके यहाँ पे गलत पॉइंट क्या है? संदिग्ध या स्पष्ट यौन शोषण के मामले को चिकित्सा विविध मामला माना जाता है। चिकित्सा विधिक दस्तावेजों को 10 वर्षों के लिए सुरक्षित भी रखा जाना चाहिए। चिकित्सा विधिक मामलों की रिपोर्ट करते समय संक्षिप्तकारों और अधिलेखन से बचना चाहिए, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उपचार आरंभ करने से पहले सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेना चाहिए। तो एक यहाँ पर यदि कोई आपको इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है तो यदि जब तक आप पूरी
कानूनी फॉर्मेलिटी करेंगे जब तक पेशेंट है जो निकल लेगा, तो यहाँ पर वही पॉइंट आपका गलत होगा। नेक्स्ट वन, विच कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड द पोजीशन दे होल्ड। तो यह ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो काम करवाया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज रिटेंशन इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिव वर्कफोर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जिस कॉलेज में मान लो चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए कि आपको, कॉलेज में चाहिए आपको 5 लेक्चर लेने हैं, क्या है 5 लेक्चर आपको लेने हैं, आपको इफेक्टिव वर्क प्लेस होना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल में आपको अपनी 8 घंटे ड्यूटी बिल्कुल पूरी ईमानदारी से करना है, तो ये टेक्निक वहाँ पे अपनाई जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय ICN। तो ICN ने जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है नर्सिंग के, वो कब अडॉप्ट किए थे 1953 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट आइटम ऑफ नर्सिंग ऑडिट। तो है शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है नॉन नर्सिंग का। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको निकालना है गुणा भाग करके। दूसरा भी यहाँ पर वही है। तीसरे में आपको क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, यदि आंसर को ए ओ आओ खाओ लिखेंगे तो क्वेश्चन को उसी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ था कि जो पाइप है उनमें कितना पानी भरने में टाइम लगेगा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिन्होंने आंसर की नहीं देखी है। यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना था। फिर था यहाँ पर अपनी बाजार विनिमय नीति के लिए प्रसिद्ध इनमें से किस शासक ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजारों की शुरुआत की थी। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मार्केट का काम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर MNOPQRS ने हर यूनिट टेस्ट में पहली से 6ठी रैंक प्राप्त की। अब यहाँ पर रैंक निकाल के आपको बताना है कि 6th नंबर पर कौन है। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, रियल टाइम, एम्बेडेड है, प्री एम्पटेटिव नहीं है, OS प्री एम्पटेटिव नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा अमीनो एसिड डाई सल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। तो ये सिस्टीन, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। नेक्स्ट वन है कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है, वो है OS, बाकी सभी हार्डवेयर है। CPU है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, लेकिन OS इंटरनल है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर परसेंट निकालनी है आपको, तो वो निकल के आ रही है 2%। नेक्स्ट राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होने चाहिए, तो 250। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि एक इनपुट उपकरण 2 भाग में डिवाइड होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट और दूसरा एक पेन वाला। तो कंप्यूटर एडेड का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है डिजिटाइजिंग टैबलेट में। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रजिस्टर में हाल ही में प्राप्त वर्तमान निर्देश शामिल रहता है। तो वो था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट तमिलनाडु राज्य और निम्नलिखित में से किस देश ने मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे के बीच है में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। तो ये बनाया है बीच में किसने, डेनमार्क ने। नेक्स्ट है डिजी लॉकर, मैंने आपको लास्ट टाइम जीके में पढ़ाया था। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक प्रमुख पहल लाई थी जिसमें लोगों के जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रॉपर तरीके से है जो भिजवा सकते हैं, तो डिजी लॉकर। तो ये था 4 सितंबर का पेपर। आई होप आप जो लोग पेपर दे के आए उनका पेपर बहुत अच्छा गया हो। आपकी ऑफिशियल कट ऑफ भी आ जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन कट ऑफ 65 से आगे नहीं जाएगी, बट फिर भी ऑफिशियल कट ऑफ का आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।